गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम क्लास 8th एनसीईआरटी चैप्टर 10 पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम मूव करेंगे क्लास 9th के एनसीईआरटी पे, बट आफ्टर सम ब्रेक वी विल कंटिन्यू 9th 10th 11th 12th एनसीईआरटी। सो अभी हम क्लास 8 की चैप्टर 10 की शुरुआत करेंगे, जिसमें हमें सोशल जस्टिस के बारे में, कानून के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमें बताया गया है कि जो लेबर्स हैं उनको उनके मेहनत के हिसाब से पैसे नहीं दिए जाते, तो फिर वो इल्लीगल माना जाएगा, इनजस्टिशिएबल माना जाएगा अगर उनको अगर उनको उनके काम के पैसे ना दिए जाए, वो भी उतने जितने वो डिज़र्विंग है। अब डिज़र्विंग मतलब मिनिमम वेज इतना तो मिलना ही होगा, ठीक है। तो एक कानून भी बनाया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, 1948 का एक्ट है, जिसमें हमने न्यूनतम वेतन, एक मिनिमम वेजेस रखे हैं, और ये पर ईयर डिसाइड होता है, चेंज भी होती रहती है। फिर इसके बाद हमें बताया गया है, देखो अहमदाबाद के वर्कर्स दिखाए गए हैं। इनको काफ़ी कंपटीशन फेस करना पड़ा जब पावर लूम्स आई। पावर लूम्स बिजली से चलने वाले होते हैं, तो टेक्सटाइल मिल्स जो थी पहले वाली बंद हो गई जब पावर लूम्स आने शुरू हो गए 1980s एंड 90s के बीच। इस कंपटीशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। पावर लूम्स जो है वो छोटी यूनिट होती है, 4 से 6 उसके अंदर लूम्स होते हैं, जिनमें ओनर्स भी काम करते हैं, फैमिली मेम्बर्स, फैमिली, इसके अलावा 1-2 लोगों को बाहर से रख लिया जाता है। लेकिन कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं होती हैं, कार्य स्थिति जो होती है वो ख़राब ही होती है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ेंगे। इसके बाद हमें बताया गया कि कानून क्यों बनाया जाता है। तो आम जनता के लिए, जैसे ये मिनिमम वेजेस एक्ट है, वर्कर्स की, फार्म लेबर की, कंस्ट्रक्शन वर्कर की, फैक्ट्री वर्कर की, डोमेस्टिक वर्कर की प्रोटेक्शन के लिए, उनके इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। और पुअर क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, फूड, मेडिसिन्स वगैरह दी जाती है। इस क्वालिटी को मैनेज करने के लिए कानून बनाया गया है एक स्टैंडर्ड का, कि आप जो भी चीज़ खरीदोगे, लाइक इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रोडक्ट है या खाने की चीज़, दवाई, तो उनकी क्वालिटी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे आप FSI मार्क, या फिर बिजली के जो प्रोडक्ट होते हैं उन पे भी एक मार्किंग होती है सेफ्टी रिगार्डिंग। तो लॉ जो है क्वालिटी के लिए भी है, लॉ जो है लेबर के लिए, मिनिमम वेजेस का लॉ भी है। ये सब क्यों बनाया गया? ताकि सभी लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सके, किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो। वर्कर्स यूनियन क्यों बनाए जाते हैं? तो यूनियन में मजदूर इकट्ठा होते हैं ताकि वो अपनी मेहनत के बारे में, कितना सैलरी चाहिए और कंडीशंस काम की अच्छी करना, डिमांड उठाना, इसके लिए डिमांड उठा सके। मतलब पावर होती है वेजेस के मामले में, और अपनी कंडीशन सुधारने के लिए आप आवाज़ उठा सकते हो अगर आपका यूनियन है तो, इसीलिए यूनियन बनाया जाता है। इसके बाद हमें बताया गया सेम वही बात, हर लेबर को सही सैलरी मिलने का पूरा अधिकार है, और गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो वर्किंग प्लेस पे जाकर सर्वे, टेस्ट, जांच करे वर्क साइट की, और जो वायलेट करे उस कानून को, कि उनको लेबर को सही रेट पे उनकी मजदूरी ना दी जाए, तो ऐसे में गवर्नमेंट जो है उन लोगों को पनिश कर सकती है, ठीक है। एवरी वर्कर गेट फेयर wages. The government has to regularly inspect work site and punish those who violate the rules. लो, फिर इसके बाद है शोषण से मुक्ति। एक्सप्लॉयटेशन से आपको बचने का, एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आपको अधिकार है। अगर कोई भी आपसे बॉन्डेड लेबर करवाता है या कम मजदूरी पे काम करवाता है, तो ऐसे में आपको राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, एक फंडामेंटल राइट दिया गया है। इसी के अंदर एक और राइट है, वो है 14 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी कारखाने में, फैक्ट्री में, माइंस में या खतरनाक काम नहीं करवाए जा सकते। इसके बाद बता रखा है 2011 के सेंसस के हिसाब से 4 मिलियन बच्चे जो है भारत में 5 से 14 साल के, 40 लाख बच्चे, वो किसी ना किसी खतरनाक काम में लगे हुए हैं।
और 2016 में पार्लियामेंट ने चाइल्ड लेबर एक्ट को, जो कि 1986 का एक्ट है, उसको 2016 में अमेंड करा और इन बच्चों का एम्प्लॉयमेंट बंद करवाया जो 14 साल से छोटी उम्र के हैं। उनके साथ साथ जो एडोलेसेंट बच्चे 14 से 18 साल के, उन लोगों को भी हज़ार्डियस ऑक्यूपेशन से बचाया गया है। उनके खिलाफ मतलब कि इस कानून में जो अमेंडमेंट किया गया था 2016 में 1986 के एक्ट में, उसमें 14 साल तक के बच्चों को बैन करा गया है कि वो एम्प्लॉयमेंट नहीं करेंगे कोई भी प्रकार का। वहीं जो 14 से 18 साल के, उन्हें भी खतरनाक काम से बाहर रखा गया है। और अगर कोई भी ऐसा पाया जाता है बच्चों का यूज़ करता हुआ, तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। ऐसे में पनिशमेंट है 6 महीने से लेकर 2 साल तक का 20,000 से 50,000 तक का फाइन होगा। और साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को बोला है कि वो प्लान्स बनाए कि उन बच्चों को रेस्क्यू करने का, रिहेबिलिटेट करने का, जो जिन बच्चों का शोषण हुआ है या फिर इस वक्त वो कहीं काम कर रहे हैं। इसी चीज़ को देखते हुए एक ऑनलाइन पोर्टल भी अवेलेबल है एनफोर्समेंट के लिए इस कानून को, जिससे नो चाइल्ड लेबर का यूज़ पेंसिल नाम से 2017 से ये पोर्टल एक्टिव है। आप कंप्लेंट कर सकते हो बच्चों रिगार्डिंग, अगर आपको कहीं पे कोई डाउट होता है तो। ठीक है, तो अब इसके आगे बढ़ेंगे। इसके आगे हमें भोपाल गैस ट्रेजेडी पढ़नी है। आई वुड सजेस्ट फॉर दिस कि आप नेटफ्लिक्स पे टाइप करना, आई थिंक 1984 ऐसी कुछ नाम है, वहाँ पे भोपाल गैस ट्रेजेडी पे आपको एक 4 वीडियोस में पूरा का पूरा सिनेरियो समझाया गया है, भोपाल गैस ट्रेजेडी कैसे हुई थी और लोगों के क्या हालात हुए थे। तो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो थी वो एक गैस के लीक होने से हुई थी रात के टाइम पे। 2 दिसंबर 1985 को मिथाइल आइसोसिनाइट MIC मिक गैस रिलीज़ हो गई थी और जिसकी वजह से लगभग 8,000 मौतें हुई। इसके अलावा 50,000 लोग जो घायल हुए, जो बचे उससे, उन लोगों के बच्चे, आने वाली पीढ़ियाँ ख़राब है, वो लोग बहुत ज़्यादा बीमार है। मतलब एबनॉर्मलिटीज़ देखी जा रही है उन लोगों के साथ, उनकी आने वाली पीढ़ियों के साथ। तो ये बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर था। इसमें अभी तक जस्टिस नहीं मिल पाया है क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले डिमांड करी थी हमें 3 बिलियन का कंपनसेशन चाहिए, लेकिन फिर सरकार खुद ही 470 मिलियन पे सेटिस्फाइड हो गई, बात मान गई थी। और जो सर्वाइवर्स हैं उन्होंने इस बात के ख़िलाफ़ अपील करी सुप्रीम कोर्ट में, बट सुप्रीम कोर्ट ने भी वही जजमेंट रिपीट कर दी गवर्नमेंट के फेवर में, 470 मिलियन का कंपनसेशन। लेकिन अभी भी जस्टिस की डिमांड जारी है लोगों की, और उन लोगों को अभी तक जस्टिस नहीं मिला है जिन्होंने अपनी फैमिली, अपनी पीढ़ियाँ ख़राब कर दी हैं, ख़राब हो गई है जिनकी पीढ़ियाँ। वो अभी भी, जो वहाँ का जो ऑनर था एंडरसन UC चेयरमैन का, उनके खिलाफ़ वो चाहते हैं कि उन्हें जस्टिस मिले, उसे जेल में डाला जाए। ठीक है, तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि अब हमें बताया गया है कि एक लेबर का वर्थ कितना होता है हमारे देश में। जैसा कि हमने इस इंसिडेंट से देखा, फैक्ट्रीज़ में गैस लीक हो जाती है या फैक्ट्री में कोई ना कोई कंडीशंस जो होती है, वर्किंग कंडीशंस बहुत बुरी होती है। मतलब आपने फैक्ट्रीज़ का हाल देखा होगा। हमारे यहाँ लेबर, हमारे जैसे देशों में लेबर सस्ता होता है, ज़्यादा घंटों तक काम भी करने को तैयार रहता है और इन लेबर के ऊपर एक्स्ट्रा खर्च नहीं करने पड़ते, लाइक उनको रहने के लिए जगह देना, वो लोग खुद ही एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्कर का वर्थ। इसके बाद बताया गया है आपको इसमें पैराग्राफ में कि सेम इंसिडेंट यहाँ पर हुआ था जहाँ पे ये गैस रिलीज़ हुई थी यूनियन कार्बोनेट की कंपनी में। इन लोगों ने जो स्टैंडर्ड थे, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, उन पे, सेफ्टी स्टैंडर्ड, उन पे ध्यान ही नहीं दिया था। यहाँ पर सुरक्षा उपकरण जो होने चाहिए थे उनकी कमी थी, काम ही नहीं कर रहे थे। और अगर आप ये देखोगे
और अगर आप चेक करोगे ना नेटफ्लिक्स पे ये सीरीज़, तो आपको पता लगेगा कि 6 महीने की जो ट्रेनिंग थी वो लगभग 2 हफ्ते की ट्रेनिंग में बदल दी गई थी वहाँ पर लोगों की। तो 2 हफ्ते में इंसान क्या ही सीख सकता है, आप देखना। तो बहुत बुरे हालात थे, ट्रेनिंग का पीरियड भी इतना कम था, लोगों को ना तो सिक्योरिटी के लिए ट्रेनिंग दी गई थी और ना उनको बेस्ट सिस्टम दिया गया था कि अगर कल को डेंजर होगा तो ऑटोमेटिक पता लग जाए। कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया गया था, लोगों को अपनी नाक से पता लगना था कि हाँ भाई गैस लीक हो गई है। तो सिक्योरिटी का, आपकी सेफ्टी का तो कोई ध्यान ही नहीं रखा गया था। फिर इसका कंपैरिजन किया गया है कि जो वेस्ट का एक देश है वर्जीनिया, मतलब अमेरिका के अंदर जो स्टेट है वेस्ट वर्जीनिया, वहाँ पर कंप्यूटराइज्ड वार्निंग सिस्टम है, देख सकते हैं आप। और वहाँ पर ऐसा नहीं था कि अंदाजे से काम चल रहा है। अगर कभी ख़तरा पैदा होता भी है वर्जीनिया में उस फैक्ट्री में, तो लोगों को एक सेफ़ प्लेस, इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान भी वहाँ पे मौजूद था। लेकिन भोपाल में ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, फिर हमें बताया गया है कि भारत में ऐसा क्यों है। तो एक रीज़न यही है कि देखो भाई बेरोज़गारी बहुत है, बेरोज़गारी इतनी है, लोग थोड़ी सी तनख्वाह पे काम करने को तैयार हो जाते हैं, चाहे वहाँ पे सेफ्टी क्यों ना हो। और इस चक्कर में लोगों को अपनी लाइफ भी खोनी पड़ी। और ये कंपनीज भी जानती है एक मज़दूर जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। अब बारी है एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज, सुरक्षा कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन। ये कैसे संभव है? तो ये जिम्मेदारी ना गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट को इन कारखानों को ध्यान रखना चाहिए कि कौन से ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं, कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो हज़ार्डियस है, उनको ऐसे पॉपुलेटेड लोकेलिटी में बनाने नहीं देना चाहिए। वैसे तो म्युनिसिपल ऑफिसर्स ने इनकार करा था भोपाल के केस में कि यहाँ पर मत बनाओ, लेकिन गवर्नमेंट भी ये कह रही थी कि स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना था भाई इन्वेस्टमेंट आ रही है, इन्वेस्टमेंट ख़राब हो जाएगी, रोको मत। मतलब बहुत ही ज़्यादा चूक दी हमने। खुद ही कहा कि भाई इन्वेस्टमेंट का मामला है, विदेशी कंपनी है, लोगों को रोज़गार मिलेगा, क्यों टांग अड़ा रहे हो। इस तरीके से हम उनकी हर बात एक्सेप्ट करते चले गए। और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उन्होंने कभी मना ही नहीं करा, इनकी हर बात मानते चले गए। इसका कंपैरिजन किया गया है, एक ट्रैवल एजेंसी से 8 लाख रुपए एज कंपनसेशन लिए गए थे, क्योंकि ट्रैवल एजेंसी ने ट्रिप में डिज्नीलैंड नहीं दिखाया और साथ साथ पेरिस में शॉपिंग नहीं करवाई। मतलब जो लोग थे बताओ, उनको इस चीज़ के लिए कंपनसेट किया गया 8 लाख रुपए तक। तो आप सोच सकते हैं। लेकिन वहीं पर कंपैरिजन टू जो मिग गैस रिलीज़ हुई थी, इसमें इतने लोग मरे, उनके लिए कंपनसेशन की जो डिमांड है वो आज तक पूरी नहीं हुई, ठीक से पूरी नहीं कर पाए। लेकिन एक कम एग्जाम्पल दे रखा है कि ट्रैवल एजेंसी को फिर भी 8 लाख रुपए देने पड़े थे। तो किस तरीके से जो विदेश है, फॉरेन कंट्रीज़ है, डेवलप्ड देश है, वो अपने देश में रूल्स रेगुलेशंस कितने सख्ती से इम्प्लीमेंट करते हैं, आप देख सकते हैं। और हमारे जैसे देश में इंसान की लाइफ की कोई कीमत ही नहीं है, हमें ये देखने को मिला। इसके बाद जब ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई तो 1980s के टाइम में लोगों ने एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया कि ये कंपनियां बाहर से आ तो जाती है लेकिन हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर देती है। पोल्यूट करने का भी वो पैसा नहीं देती है कि इसको साफ़ करने का खर्चा भी दिया जाए। तो जब से ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई है ना, उसके बाद से एनवायरनमेंट में हमारे फोकस पे आ चुका है कि हमारा ये जो एनवायरनमेंट पे हक है, ये सिर्फ इसी पीढ़ी का नहीं है, अगली पीढ़ी को भी हक है कि वो इस एनवायरनमेंट को अपने लिए यूज़ कर पाए, इसमें जी पाए, सांस ले पाए खुलकर। तो ये जितने भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, ये इस तरीके से किए जाए कि आने वाली पीढ़ियों को भी इनसे वंचित ना रखा जाए। ठीक है, इसके बाद बताया गया हमारे कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने
कोर्ट ने जजमेंट दी है जिसमें उसने एनवायरनमेंट का जो अधिकार है और साफ़ पानी का जो अधिकार है दोनों को फंडामेंटल राइट बताया है। तो सुभाष कुमार का ये केस है, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 है उसमें आपका एक पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर बहुत इम्पॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट होगा। ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी कि वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करे, पानी को साफ़ रखे, नदियों को साफ़ रखे और जो दोषी है उन पे जुर्माना लगाए अगर कोई भी लॉ का वायलेशन करता है तो, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है तो। इसके बाद आप यहाँ एक फ़ोटो देखोगे जो ये इंसिडेंट हुआ भोपाल गैस ट्रेजेडी, उस भोपाल गैस ट्रेजेडी में आसपास के जो एरियाज़ हैं वहाँ का पानी का जो बोरवेल क्या बोलते हैं पंप, हैंड पंप देख रहे हैं ना आप, तो ये जो हैंड पंप है इसको लाल मार्क कर दिया है गवर्नमेंट ने कि यहाँ से पानी मत लेना क्योंकि वो जो केमिकल्स है वो अंडरग्राउंड जा चुके हैं तो यहाँ का पानी साफ़ नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने अल्टरनेट तो बताया नहीं, आम नागरिक अभी भी वहीं से जो कि विषैला पानी है, जहरीला पानी है, उस पानी को कंज्यूम कर रहे हैं जिसकी वजह से कई सारे डीएनए में डिफेक्ट भी और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने भले ही मना कराओ लेकिन फिर भी आम नागरिक उसी पानी को पीने को मजबूर है। फिर इसके आगे बढ़ेंगे हम तो हमें पता लगेगा कि जो गवर्नमेंट है चलो वो हमारे लिए एनवायरनमेंट के बारे में सोच लेती है कि एनवायरनमेंटल इश्यूज़ है इसलिए अब हम फैक्ट्रीज़ को कहेंगे कि वो बाहर लगे। लेकिन अगर वो बाहर भी लगती है तो जो आदमी वहाँ पे काम कर रहा था उसे तो बाहर जाना पड़ा ना, उसके आसपास उसका फैमिली चल रही थी, नौकरी चल रही थी, बच्चों को पढ़ा रहा था, अब सब कुछ उसे बाहर जाके करना पड़ता है। तो कभी कभार जो गवर्नमेंट के या कोर्ट के डिसीजंस हैं उनकी वजह से आम नागरिक को सफ़र करना पड़ता है। आम नागरिक को जो गरीब इंसान है सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि चाहे ये फैक्ट्री बाहर क्यों ना लग जाए, अभी भी जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स है सेफ्टी के लिए उन पे ध्यान नहीं दिया जाता है। अब लोगों के मन में एनवायरनमेंट के बारे में अवेयरनेस तो आई है लेकिन अभी भी लोग जो मज़दूर हैं उनकी सेफ्टी के बारे में इतनी चिंता नहीं दिखाते। साफ़ एनवायरनमेंट का फ़ायदा सभी को मिल सके इस पे तो सभी का ध्यान है लेकिन मज़दूरों पे किसी का ध्यान नहीं है। अब एक तरीका है कि किस तरीके से मज़दूर का भी ध्यान रखा जाए और एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखा जाए। तो एक तरीका है कि आप एक अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करें ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो, है ना। तो सस्टेनेबल आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, प्रोसेस का यूज़ करो। और अगर कोई पर्सन, फैक्ट्री कोई भी पॉल्यूशन फैलाता है तो उन पे जुर्माना लगना चाहिए ताकि है ना, तो जो लोग पॉल्यूशन कर रहे हैं उन पे जुर्माना लगाया जाए। इससे जो लेबर है उनके राइट्स की भी प्रोटेक्शन होगी, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और मज़दूरों को भी एक सुरक्षित एनवायरनमेंट मिल पाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये ख़त्म हुआ। अब हम देखते हैं बॉक्सेस। जो व्हीकल्स हैं उनसे आप मेन सोर्स देखोगे पॉल्यूशन का, तो 1998 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मना करा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो है जितने भी जो डीज़ल का इस्तेमाल कर रहे हैं अब उसे बंद करके सीएनजी का यूज़ करना स्टार्ट करें। इससे एयर पॉल्यूशन जो है वो घटा भी है। लेकिन अभी एक रिपोर्ट भी आई है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट जिन्होंने बताया कि हवा में हाई लेवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं। तो क्यों है? क्योंकि डीज़ल पे अभी भी गाड़ियाँ चल रही है ना कि पेट्रोल पे। और इन कारों की जो डिमांड है, मतलब ज़्यादातर कार जितने भी गवर्नमेंट के जैसे बसेस हैं ये सारे व्हीकल्स जो है पेट्रोल के बदले डीज़ल पर चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये मेजर पॉल्यूशन जिनमें टॉक्सिक सब्सटेंस है हवा में वो देखने को मिल रहा है।
इसके बाद हमें बताया गया है कि जो लेबर्स जो हैं जिन्हें काम नहीं मिलता है, वो छोटी अगर फैक्ट्रीज़ में काम भी करती है तो भी उनके हालात अच्छे नहीं होते हैं। एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशंस होती है छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ के अंदर भी। इसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। हमें बताया गया कि गवर्नमेंट की ये ज़िम्मेदारी बनती है वो प्राइवेट कंपनीज़ पे जो कि गलत तरीके इस्तेमाल कर रही है उनको रोके और सोशल जस्टिस दिलाने के लिए लॉज बनाए जनता के लिए, और साथ साथ निगरानी भी रखे कि वो जो लॉज बना रही है गवर्नमेंट वो लागू हों, लोगों के बीच में हों, एक्टिव हों। अगर कानून जो है वो वीक बनेगा या उनको सही ढंग से आप लागू नहीं करोगे तो कीमत कौन चुकाएगा? आम जनता। इसलिए भोपाल गैस ट्रेजेडी इसका एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है समझने के लिए कि कानून किस तरीके के ढीले थे, सोशल जस्टिस के नाम पे क्या किया गया था, प्राइवेट कंपनीज को कितना मुनाफा दिया गया है। इसके बाद हमें बताया गया है कि मजदूरों के राइट्स का ध्यान रखने के लिए उनको सही कंडीशंस पे अच्छी कंडीशंस में काम मिलना और सही लेबर उनकी मेहनत मिलना, वेजेस मिलना, इन पर काम करने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद हमें बताया गया है कि जो विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आप देखोगे पेस्टिसाइड्स बनाए जा रहे हैं, एबेस्टर्स प्रोसेसिंग की जा रही है जिंक और लीड की। शिप ब्रेकिंग भी एक हज़ार्डियस इंडस्ट्री है जिसमें आप कई सारी पॉइजनस गैस लीक होते हुए देखते हैं, जो इस वजह से ये जो डेवलप्ड देश है साउथ एशिया जैसे देशों में इनको तुड़वाने का काम करते हैं, शिप ब्रेकिंग का, जो यूज़ में नहीं आती हैं। बांग्लादेश और इंडिया में मुख्य तौर पे इनकी स्क्रैपिंग की जाती है। ये बहुत डेंजरस है, हार्मफुल है, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं वर्कर्स को जो इन्हें तोड़ रहे हैं गुजरात में। इसके बाद देखो, इसके बाद अब बस ग्लोसरी और एक पेज रह गया है लास्ट। अगर ग्लोसरी की बात करें, कंज्यूमर कौन होता है? जो उसको कंज्यूम करता है, मतलब जो खरीद रहा है पर्सनल यूज़ के लिए, ना कि बेचने के लिए। प्रोड्यूसर कौन होता है? जो सेल करने के लिए बेचता है, प्रोड्यूस करता है बेचने के लिए, ना कि खुद पे रखने के लिए। फिर आता है इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी मशीनरी खरीदना, बिल्डिंग बनाना, खरीदना, ट्रेनिंग करवाना, ये सब क्या है? ये सब अपने प्रोडक्शन को मॉडर्नाइज करने के तरीके हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट हो गई। फिर आता है वर्कर यूनियन, जिसका जिक्र हमने स्टार्टिंग में भी करा था। ये कॉमन होते हैं फैक्ट्री ऑफिसेस के अंदर। ये जो वर्कर्स होते हैं ये अपना यूनियन बना लेते हैं ताकि ये बार्गेनिंग करवा पाए, नेगोशिएट कर पाए एम्प्लॉयर के साथ में। तो ये वेजेस के मामले में, काम की कंडीशंस के बारे में, हायरिंग कंडीशंस के बारे में, फायर करने के बारे में, प्रमोशन के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में, हर सिचुएशन पे ये अपने यूनियन के थ्रू अपनी मांगे उठवा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम एक लास्ट पेज देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग आइडियल क्यों कहा गया है। जब हमने क्लास 7th की NCERT पढ़ी थी तो उसमें एक हाकिम शेख का एग्जाम्पल देखा था जिसमें हमने कोर्ट का एक डिसीज़न सुना, वर्डिक्ट सुनी, जिसमें आर्टिकल 21 के अंदर हमें हेल्थ का भी राइट दिया गया है। साथ ही हमें मुंबई के झुग्गी वासियों का केस भी याद होगा जो इसी बुक में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था उन लोगों को कोर्ट ने कहा है कि रोजगार का अधिकार, एम्प्लॉयमेंट का राइट भी आपका राइट टू लाइफ का हिस्सा है। ऐसे ही इस चैप्टर में हमने देखा कि साफ़ पानी, साफ़ हवा, ये भी हमारा राइट टू लाइफ है। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने एजुकेशन के बारे में देखा और रहने के, रिसाइड करने का अधिकार, ये भी हमारा एक जीवन का एक मौलिक अधिकार है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टाइम टू टाइम राइट्स को डिफ़ाइन करता जा रहा है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ इनबिल्ट है, चाहे वो लिखी ना हो, हम इनको बार बार उठाते जा रहे हैं। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बताया कि हम सभी नागरिकों को एक प्रतिष्ठा से जीने का अधिकार है, हमें जस्टिस पाने का अधिकार है। तो इस मामले में आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में नई नई व्याख्याएं की गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट कहा गया है। हेल्थ का राइट हो, चाहे आवास का राइट हो, आपको जहाँ भी रहने का अधिकार है,
ये ऐसे मुद्दे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के सामने पेश किए गए होंगे, लेकिन उन्हें लिखा नहीं गया क्योंकि वो इनबिल्ट माना गया है। ये भावना के लेवल पर तो अवेलेबल है ही ना, फीलिंग्स के तौर पे। इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे आइडियल्स को पहले से ही एक्सेप्ट कर लिया गया है, भले ही उनका जिक्र ना किया गया हो। ठीक है, तो ये एक तरीके से दिखाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से एक लिविंग आइडियल के रूप में हमारे सामने है। जैसे हम आर्टिकल 21 में बार बार हर चीज़ को ले आते हैं, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की उस लिविंग आइडेंटिटी को शो करता है। हमारी लाइफ में समानता, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान, हमें बिल्कुल इज्जत से जीने का अधिकार है, इक्वालिटी का अधिकार है, डिग्निफाइड लाइफ का राइट है ना। तो ये सब कैसे मिलेगा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये इनबिल्ट है। तो इस तरीके से टाइम टू टाइम बाय जजमेंट हम इसे पाते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग आइडियल। तो ये हमारा लास्ट पेज था। आई होप आपको समझ आया होगा। ये क्लास 8 की NCERT हमारी ख़त्म होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, समझ नहीं आती है, तो भी आप अपने बहुत प्रेशियस कमेंट करके हमें बता सकते हो कि क्या कमियां रह गई है। सो प्लीज़ फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब। क्लास 9, 10th, 11th, 12th इनकी पेंडिंग है, इनके ऊपर भी वीडियो सून आएंगी। सो प्लीज़ फॉलो, शेयर। थैंक यू सो मच।